18 फरवरी 2026 क्लास 10th का हिंदी का पेपर है। हिंदी के पेपर में 20 ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण औषधि का काम करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण बार बार प्रीवियस ईयर में प्रश्न जो आए हुए हैं उन प्रश्नों को 2025 के सभी सेटों को इस वीडियो में हम लेके आए हैं। वीडियो थोड़ा बड़ी होगी लेकिन आपके लिए होगी, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्जाम। तो प्यारे बच्चों, इस चैनल पर निरंतर क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है। इस वीडियो में हिंदी के सभी सेट्स 2025 के करने जा रहे हैं, जो कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि सीधे सीधे आपके पेपर में आएंगे। तो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। तो जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल को देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सभी अपने जितने भी ग्रुप हैं व्हाट्सएप के तुम्हारे मोबाइल में, उन सभी पर इस वीडियो का लिंक भेज दो, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। और अपने स्टेटस पर लगाओ इस लिंक को, और फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पर फैला दो, क्योंकि आप सभी को फैलाओगे तो जिससे कि सभी बच्चों का फ़ायदा हो सकेगा। ठीक है, ये नहीं कि हम अपना ही पढ़ लें। तो इसीलिए आपके लिए वीडियो डाली जा रही है। तो ये इस चैनल नया बनाया है तो सबको शेयर करें, जिससे कि सबको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर पहला सेट है, सेट नंबर पहला 2025 के सभी सेट हैं, और सेट नंबर पहला में 801 HA सेट लिया है। इसके महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न हैं कौन से पूछे गए हैं उनको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, और इसके अलावा जो एक्सप्लेन करेंगे हम उनको आप ध्यान से सुनना है और लिखना है। और एक और बात ध्यान रखना कि वीडियो को आपको पूरा देखना है, ये नहीं कि आधा अधूरा वीडियो देख लिया आपने तो उससे आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। पूरे नंबर जब आएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा आप वीडियो को देखेंगे ध्यान से समझते हुए। और ईयरफोन लगा लो कान में, रूम में बैठ जाओ, भीतर से लॉक कर लो 1 घंटे, और कॉपी किताब पेन से लेके, और मेरी एक बात को सुनो, 18 फरवरी वाले पेपर में निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ये पक्का पूरा वादा कर रहा हूँ आपसे। तो बहुत मेहनत की गई है इस वीडियो के लिए, डाटा कलेक्ट किया गया महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन के लिए। तो अब बिना देरी किए हम सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न थोड़ा सा साफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दूंगा, और इतना भी खराब नहीं है जो आपको दिखाई नहीं दे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। बहुत बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखना। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अच्छा, अब जयशंकर प्रसाद से संबंधित और भी नाटक आपको ध्यान में रखना है। जयशंकर प्रसाद के और भी नाटक आप लिख लो। अजात शत्रु, अजात शत्रु ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, तो ये इनके नाटक हैं। ये आप लोग ध्यान रखना कि इनके जयशंकर प्रसाद की जो है कहानी भी आती हैं, तो कहानी भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आती है इनकी। इंद्रजाल है, ठीक है, कौन सी है, इंद्रजाल है। और आपको इंद्रजाल, और आपको बता दूं आंधी है, बहुत बार पेपर में आती है आंधी। इसके अलावा प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि, इसको भी लिख लेना, ठीक है। और आकाश द्वीप है, आकाश द्वीप, ठीक है। ये इनकी कहानी है जयशंकर प्रसाद जी की। इसके अलावा इनके काव्य भी आते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। कामायनी, कामायनी इनका काव्य बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है, बहुत प्रसिद्ध है। कामायनी है। आंसू है इनका, आंसू, लहर है, ठीक है, और झरना है। और क्या है, झरना है। तो ट्रिक भी याद कर लेना। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी काव्य लिखा था तो उनकी आंखों से आंसू निकले, लहर और झरना निकला, ठीक है। तो ये काव्य था उनका। और उपन्यास भी लिखा उन्होंने, कंकाल, कंकाल, तितली, तितली, और इरावती। और कौन सा, इरावती।
ध्यान रखना, इरावती जो था इनका उपन्यास अपूर्ण था और उस समय इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा ही प्रश्न आता है, कौन सा उपन्यास इनका अपूर्ण रहा या कौन सी रचना अपूर्ण रही, तो इरावती। तो ये मैंने महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद के नाटक भी बता दिए, कहानी बता दी, उपन्यास भी बता दिए और काव्य भी बता दिए। देखो एक प्रश्न से लगभग मैंने 10-12 प्रश्न भी बता दिए, तो इनको आप लोग लिख लेना आराम से। मैं वीडियो थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो को आराम से कम की स्पीड पर सुने और लिखें ध्यान से और एक एक बात को ध्यान दें। तो चलिए पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। कह रहा है कि प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? प्रेमचंद क्यों जाने जाते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद उपन्यासकारक है, यानी इन्हें उपन्यास सम्राट कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आता है। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत उपन्यास हैं, जैसे मैं आपको बता दूं निर्मला मुंशी प्रेमचंद जी का क्या उपन्यास। इसके अलावा ध्यान रखना गोदान है, कौन सा बच्चों, गोदान के अलावा सेवा सदन है, गोदान, सेवा सदन, ठीक है, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इसके अलावा इनकी कहानी भी हैं, नमक का दरोगा। देखो मेरे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि एकदम साफ HT पेंसिल नहीं है कि उससे मैं लिख दूं, मैं उंगली से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, तो क्योंकि समय कम है इसीलिए। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं, कंटेंट आपको एकदम बढ़िया ऑथेंटिक मिलेगा जो कि सीधा सीधा आपके पेपर में पूछा जाएगा, लेकिन व्यवस्था कम है, लेकिन कोशिश है कि आपके लिए अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके कम समय में, ठीक है। तो जो मैं बोलता हूँ उसको आप लिख जरूर लेना, ठीक है। तो नमक का दरोगा, पूस की रात, नमक का दरोगा, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ठीक है, इनकी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है। और कफन, एक ही और है इनकी, कफन। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है, कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक जो हैं वो इंसा अल्लाह खां है। बहुत बार रिपीट होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला प्रश्न, और आप देख रहे हो गोलवेद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल, जिस पर क्लास 10th की निरंतर तैयारी कराई जा रही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। गद्य क्या नहीं है? तो देखो गद्य जो होता है उसमें उपन्यास भी आते हैं, लिख लेना, एकांकी भी होती है, नाटक भी होता है, लेकिन महाकाव्य नहीं होता है गद्य में, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और गद्य में कविता, लय ये नहीं होती है, ठीक है। ये सब किस में होती है? पद्य में होती है। तो ऐसा भी हो सकता है पद्य में नहीं है, तो पद्य में एकांकी, उपन्यास और नाटक नहीं होते हैं, क्योंकि पद्य में लय होनी चाहिए, कविता होनी चाहिए, महाकाव्य होनी चाहिए, ऐसे। नेक्स्ट प्रश्न पांचवा प्रश्न कह रहा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत बार रिपीट होता है ये। परीक्षा गुरु जो है इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास, और यह हिंदी का पहला उपन्यास है। कौन सा? परीक्षा गुरु। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 कह रहा है रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों ये भी बहुत बार रिपीट होता है, रामचंद्रिका के रचनाकार जो हैं वो केशव दास हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित की गई है? तो तार सप्तक में आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहाँ पर 4 कवि आते हैं, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। माफ़ कीजिए, इसका तार जो सप्तक में जो है 7 रचनाएं आती हैं, ठीक है, 4 नहीं आती हैं। तार सप्तक में जो है 7 रचना आती हैं। और दूसरी चीज़ों को ध्यान रखना कि तार सप्तक को राहों का अन्वेषी कहने वाले कौन थे? तो ध्यान रखना अज्ञे महाराज, ठीक है। ये अज्ञे जो कवि थे ये थे जिन्होंने सप्तकों को राहों का अन्वेषी कहा। तो ऐसे भी प्रश्न आता है कि तार सप्तक में 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहने वाले कौन थे? अज्ञे थे। अच्छा, इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि तार सप्तक ये रचना का संकलन कब किया गया? तो सन भी आती है 1943 में, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकता है कि ये इसका दूसरा संस्करण कब आया था? दूसरा संस्करण
तो आपको ध्यान रखना दूसरा संस्करण इसका प्रकाशन हुआ था तार सप्तक का, वो 1951 में, ये ध्यान रखना। और एक को ध्यान रखना, इसका तीसरा तार सप्तक का तीसरा संस्करण कब हुआ था, तो 1959 में। तीनों पेपर में आती हैं, तीनों ध्यान रखना। तो दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। जो तार सप्तक के 7 कवियों का संग्रह, राहों का निवेशी कहने वाले यज्ञ, पहला तार सप्तक का प्रथम जो है संस्करण हुआ था 1943 में, द्वितीय हुआ था 51 में, और तीसरा हुआ था 59 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बार बार पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है कि द्विवेदी युग किन के नाम पर पड़ा था। तो द्विवेदी युग प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। ठीक है, जिन्होंने, और द्विवेदी युग आपको बता दूं तो 1900 से 1920 का समय होता है। और इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक कहलाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, यह ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकारक हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की और भी रचना आपको ध्यान रखना है, जैसे जो है उर्वशी। कौन सी बच्चा? उर्वशी। उर्वशी रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लिख लेना। इसके अलावा इनकी जो है हुंकार भी एक रचना है जो भी पेपर में बहुत आती है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, रेणुका, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की ये महत्वपूर्ण रचना है। और इनका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। ठीक है, ये रचना भी है इनकी, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की, वो भी लिख लेना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 10वां प्रश्न कह रहा है बिहारी ने किस भाषा में काव्य की रचना की थी। तो बिहारी जी ने काव्य की रचना की थी वो ब्रज भाषा में की थी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बिहारी जी क्यों प्रसिद्ध हैं? सतसई के लिए। सतसई, सतसई का मतलब 700 दोहों का संग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11वां। अब आपके ये तो उधर तो साहित्य के क्वेश्चन आते हैं 10, अब 10 से लेके 20 तक आपके ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं। तो प्यारे बच्चों व्याकरण के प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हमारे सिलेबस में 2 ही रस हैं, एक तो हास्य है और एक है रस बच्चा करुणा। तो देखो हास्य रस का स्थायी भाव पूछता है तो हास्य का होता है हास, ठीक है, तो डी ऑप्शन। और करुणा का पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है शोक होता है। करुणा का कौन सा होता है बच्चा? शोक होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। तो आप गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नई वीडियो तुरंत मिल जाए। ठीक है, और लाइक करते रहना है और सभी को शेयर जरूर करें। और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। तो देखो इसमें बहुत समय लगता है, ऐसे थोड़ी है। तो आपका काम क्या है, आप इतना तो करो कि सबको शेयर कर दें जिससे सबको फ़ायदा मिल सके। अपने ये व्हाट्सएप पर लिंक लगा लें। ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं आपको एकदम बेहतरीन अच्छा कंटेंट दूंगा, कम समय में बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप अच्छे नंबर लेकर आओ 18 फरवरी वाले पेपर में। बाकी और सब्जेक्ट की वीडियो में समय समय पर डाल ही रहा हूँ, चाहे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सही। ठीक है, तो आप लोग शेयर करें कम से कम। 12वां प्रश्न कह रहा है चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। देखो अब मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ चौपाई क्या है बच्चा। चौपाई जो है ना वो छंद है, छंद। और छंद में आपको ध्यान रखना है, छंद को जब पढ़ते हैं तो अंतिम में जब हम रुकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। ऐसा ही प्रश्न आता है, जब छंद को हम पढ़ते हैं तो अंतिम में हम जो रुकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं यत्ति। ठीक है, लिख लेना। अब आती है चौपाई। तो चौपाई क्या है? छंद है। और प्रत्येक छंद जो होता है वो 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं बच्चा? 4 चरण। और 4 चरण में कह रहा है प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्रा होती हैं चौपाई में। ठीक है, चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? 16। और चौपाई जो होता है आपको ध्यान रखना है, चौपाई कैसा छंद है? सममात्रिक है। सममात्रिक मतलब सब में समान मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होंगी सभी में, सिंपल है, प्रत्येक में 16। ठीक है, सममात्रिक छंद है चौपाई। इसके बाद आपको ध्यान रखना है साथ में रोला लिख लो। रोला, रोला भी जो होता है वो सममात्रिक छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं बच्चा। कितनी होती हैं? 24। अब इसके अलावा आपको 2 और बता दे रहा हूँ, 2 और आप ध्यान रखेंगे। सोरठा, ठीक है, सोरठा। तो सोरठा जो होता है ये अर्ध सममात्रिक होता है।
पूछता है कैसा छंद होता है जी, अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक। ठीक है। सोरठा में पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, लिख लेना 11-11 मात्राएं। और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ध्यान रखना, सोरठा में अर्ध समात्रिक छंद, पहले तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं। और सोरठा का उल्टा दोहा होता है, ये भी प्रश्न ध्यान रखना है। क्या होता है? सोरठा का उल्टा कौन सा होता है? दोहा। और दोहा भी कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक। ठीक है, आप लोग एक्सप्लेन को अच्छे सुने, कट ना करें बिल्कुल भी। ये ना देखें कि हमें सवाल अगला प्रश्न कैसा है उसको देखें, एक्सप्लेन सुने ही नहीं। जब तक आप एक्सप्लेन नहीं सुनोगे और लिखोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में चीज़ें बनेगी नहीं, आपको याद होगा नहीं, और फिर प्रश्न आप गलत करके आओगे। इसलिए एक्सप्लेन भी सुने, सवाल भी देखें, प्रश्न भी देखें कैसा प्रश्न है, इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सब मदद देगा आपके लिए। तो दोहा भी क्या है? अर्ध सममात्रिक है। इसमें क्या होता है? ये सोरठा का उल्टा होता है। तो पहले और तीसरे में, क्योंकि पहले और तीसरे में हमें 11-11 मात्राएं होती है सोरठा में, और दोहा में पहले और तीसरे में यहाँ पर जो होती हैं 13-13 मात्राएं होती हैं, 13-13 मात्राएं। और इसके बाद दूसरे और चौथे में इसकी 11-11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11-11 मात्राएं। ठीक, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 13 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एकदम साफ HD क्वालिटी में प्रयास किया जा रहा है वीडियो बनाने का। 13वां प्रश्न कह रहा है कि पीपर पात सरस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो देखो, यहाँ में अलंकार जो है पीपर पात का मतलब पीपर का पत्ता, और सरस का मतलब जैसा मन हमारा डोलता है। तो जिसमें जैसा या सा, सी, ठीक है, जहाँ तुलना का भाव हो, किसी तुलना की जाए, तो मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है। तो जब भी तुलना का भाव होता है तो उससे हम उस अलंकार को हम बोलते हैं उपमा अलंकार। कौन सा बच्चा? उपमा अलंकार, ध्यान रखेंगे। उत्प्रेक्ष अलंकार जिसमें संभावना होती है। क्या होती है? संभावना उत्प्रेक्षा में। और तीन इसके शब्द और होते हैं, मनु, मानु और जनु जानु, 4 शब्द होते हैं। जनु जानु, ये लिख लेना। ठीक है, मनु, मानु, जनु, जानु, जहाँ भी मिल जाए तो उत्प्रेक्ष अलंकार है और संभावना हो। उपमा में सा सी से हो जाए। ठीक है, और रूपक में डैश होती है। ठीक है, समानता होती है, जैसे चरण कमल बंधु हरिराई, इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया अलंकार से संबंधित। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, ये भी पूछ सकता है अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, अलंकार का मतलब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारे अर्थ के आधार पर है जी। नेक्स्ट प्रश्न, पंचवटी 14वां, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो देखो, पंचवटी में समास, तो समास जो होते हैं पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार होते हैं समास के, प्रकार पूछे तो 6। अब 6 में ध्यान रखना है कि अब यहाँ उदाहरण देता है, तो जहाँ भी पहले अक्षर अगर संख्यावाची आ जाए, जैसे पंच, त्रिभुवन, ऐसे आ जाए त्रिभुवन, या तिरंगा, तिरंगा, तो पहला अक्षर संख्यावाची, पहला अक्षर संख्यावाची है, तो समझना वो समास होगा उद्योग। कौन सा? उद्योग समास। क्योंकि पंचवटी का मतलब 5 बटों का समूह, त्रिभुवन का मतलब 3 भवनों का समूह, तिरंगा का मतलब 3 रंगों का समूह। तो ऐसी बात आए तो वो उद्योग समास होता है। कर्मधारय समास क्या होता है? जिसमें उपमेय और उपमान यानी विशेषण और विशिष्ट के बारे में बात की जाए। द्वंद्व जिसमें दोनों ही समान होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न कह रहा है गंगा का पर्यायवाची है। तो गंगा का पर्यायवाची है सुर, सरी, देव नदी। ठीक है, देव नदी, सुर, सरी, भागीरथी, भागीरथ लाए थे तो इसका भागीरथी भी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, तो गंगा का हो गया ये। अगर इसके बाद 16वां कह रहा है अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो देखो, उपसर्ग जान लो क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है, आगे लग करके अर्थ प्रकट करता है। तो देखो, अभिमान में आगे लग रहा है उपसर्ग, अर्थ प्रकट कर रहा है अभि, तो इसमें अभि हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका एकदम सही। अगला प्रश्न कह रहा 17वां, तद शब्द की चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग रूप होगा। तो चतुर्थी विभक्ति में
जो होगा वो तस्मयी होगा, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। लिख लेना जी, कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, तस्मयी। चलिए इसके बाद 18वां प्रश्न। तो आप देख रहे हो गोलविद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें इसको। अगला प्रश्न 17 के बाद, हाँ 17 हो गया, 18वां प्रश्न कह रहा है कि पद परिचय की दृष्टि से पद के कितने प्रकार होते हैं? तो पद के जो प्रकार हैं यहाँ पर ध्यान रखना है, पद के प्रकार 3 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 19वां, कृत्यवाच्य में प्रधानता किसकी होती है? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो कृत्यवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। और एक होता है कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, और एक होता है भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता है, उसे चला नहीं जाता है, तो ऐसे इसमें भाव की प्रधानता होती है, ठीक है। और कर्मवाच्य में द्वारा आता है, क्या आता है? द्वारा। और जहाँ पर कर्ता की चले तो उसे कृतवाच्य कहते हैं, ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया, ऐसे। और लास्ट प्रश्न इस सेट का कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई प्यारे बच्चों वो कहलाती है अक्षर या वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं सेट नंबर नेक्स्ट पर। तो प्यारे बच्चों पहला सेट हमने ख़त्म कर लिया। अब सेट नंबर 2 पे आ जाओ। 2025 का सेट कर रहे हैं। अब सेट नंबर 2 801 BB ये हम सेट करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप गोलविद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल देख रहे हो, सभी को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नया वीडियो जैसे ही पड़ेगा तैसे ही आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। और सभी साथियों को साथ में ही शेयर करते ना, लिंक लगाते रहे। चलिए पहला प्रश्न दूसरे सेट का कह रहा है कि बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बहुत बार रिपीट होता है। तो बादल की जो मृत्यु है वो राम कुमार वर्मा जी की है, लिख लेना, राम कुमार वर्मा जी की। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किस कहानीकारक की कहानी मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित है? तो मानसरोवर जो कहानी है वो प्रेमचंद जी, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न तीसरा कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किनका उपन्यास है? तो शेखर आजीवनी उपन्यास है अज्ञे जी का, ठीक है, अज्ञे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि अरे यायावर रहेगा याद की विधा क्या है? तो ये रचना है ना, अरे यायावर रहेगा याद, ये रचना जो है अज्ञे की है। किन की है? रचना तो यज्ञ की है, लेकिन है क्या ये? तो ये यात्रा है। क्या है? यात्रा है। तो यात्रा टिक कर लेना आप। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। कौन सी आत्मकथा जो है वो 4 भागों में नहीं है? यानी आत्मकथा कौन सी नहीं है? तो देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा है पहली, जो इन्होंने लिखी थी 1969 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में नीड का निर्माण फिर से, ये इन्होंने लिखी थी 1970 में, ये भी है, ध्यान रखेंगे। बसीरे से दूर ये भी है, ठीक है। और कौन सी नहीं है? तो मेरी आत्मकहानी ये नहीं है। और एक और इनकी द्वार दशक ये भी ध्यान रखना, हरिवंश राय बच्चन की। तो क्या बोलूँ कि याद करूँ, नीट का निर्माण फिर से, बसीरे से दूर, इनकी प्रमुख जो आत्मकथा है, ठीक है। किनकी? हरिवंश राय बच्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, रीतकाल की काव्य भाषा क्या है? तो रीतकाल के जो कवि हैं मतीराम भूषण, ठीक है, मतीराम भूषण, इनकी प्रमुख भाषा जो थी वो ब्रज थी। क्या थी? ब्रज, ध्यान रखना। तो ब्रज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि भूषण की रचना नहीं है। तो कवि भूषण की रचना नहीं है, तो कवि भूषण की रचना देखो दी गई है कौन कौन सी हैं? तो शिव राजभूषण है, लिख लेना, छत्रसाल दशक है, शिवा बावली है, ठीक, लेकिन रामचंद्र का नहीं है, ठीक है। रामचंद्र का किन की है? ये जो है केशव दास की है, लिख लेना, ये किन की है? केशव दास की, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के आधार पर पड़ा था? तो अभी प्रश्न आया था रिपीटेड, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनकी रचना जिनकी जो पत्रिका है सरस्वती। अगला प्रश्न, 7 सप्तक के कवियों को अज्ञे ने क्या कहकर पुकारा? तो अभी मैंने कहा था राहों का अन्वेषी कहा था। क्या कहा था? राहों का अन्वेषी। 7 बोला करो, और इसमें 7 आते हैं। कितने आते हैं? 7। चलिए कवि। नेक्स्ट प्रश्न 10वां
कह रहा है 10वां, धूप के धान रचना किसकी है? बहुत बार रिपीट होती है। धूप के धान जो है वो रचना है, आपको ध्यान में रखना है, गिरिराज माथुर। ठीक है, गिरिराज कुमार माथुर की। बी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके व्याकरण के प्रश्न आगे 11 से 1 से 10 तक आपके साहित्य क्वेश्चन चलते हैं, गद्य और पद्य के, जिसमें रचना वगैरह आती हैं, और 11 से लेकर 20 तक हिंदी का व्याकरण आता है। 11 प्रश्न कह रहा है करुणा रस, तो 2 ही रस है हमारा। करुणा का स्तया क्या होता है? शोक, और हास्य का क्या होता है? हास। 12वां कह रहा है चमागत चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानहु, मिल गया शब्द, मानहु सुर सरिता विमल, जल द्रुग उछरत जुगमीन। दोहे में अलंकार है, तो देखो जहां भी मिल जाए मनु मानु जनु जानू या संभावना हो तो वो उत्प्रेक्ष अलंकार है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला 13वां कह रहा है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है? तो रोला और चौपाई दोनों में ही बताए थे मैंने अभी। रोला और चौपाई दोनों जो होते हैं वो समात्र छंद होते हैं। रोला में 24 मात्राएं होती हैं और चौपाई में 16 मात्रा होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14वां कह रहा है कि अध्यक्ष में उपसर्ग की बताइए। तो उपसर्ग जो आगे लगते हैं, तो अध्यक्ष में अध्य उपसर्ग है, कौन सा है? अध्य। ठीक, तो अध्य यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, अभी बताया था, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो पहला संख्यावाची होगा तो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अच्छा, इसके अलावा बहुवीर्य समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। जैसे दशानन, ध-सा-नन, 10 हैं आनंद जिसके, तो इस किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, यानी रावण। जैसे लंबोदय, लंबोदय, लंबा है उदय जिसका, गणेश जी हैं। ऐसे ही नीलकंठ, नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, तो उसे बहुवीर्य समास कहेंगे। तो इसमें तीसरे की ओर संकेत करता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं, याद रखना। साथ ही साथ में देखो आप पूरा सुनोगे तो निश्चित कह रहा हूँ कि आप 20 में से MCQ हिंदी में 20 में से 20 करके आओगे, अगर आप पूरी वीडियो को देखोगे। इसमें 100 प्रश्न है और 100 में मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, आप सुनते जाओगे, आप लिखोगे भी नहीं तब भी अगर सुनोगे ध्यान से तब भी आपको सारे याद हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। चलिए, और ठीक है, अभिवा समास में ध्यान रखना, जिसमें पहला अक्षर जिसमें आ जाए, ठीक है, तो वो अभिवा समास कहलाता है, जिसमें प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। और द्वंद्व समास मैंने बता दिया। अगला प्रश्न 16वां कह रहा है खीर का तत्सम क्या होगा? तो खीर का जो होता है वो क्षीर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि तस्मयी में कौन से विभक्ति कौन सा वचन है? तो तस्मयी में चतुर्थी विभक्ति और एक वचन है। जब भी ध्यान रखना 2 चोटी हों यानी 2 मात्रा हों वो हमें चतुर्थी विभक्ति होगी और एक वचन, ये आपको मैंने बता दिया, ध्यान रखना। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख, सुख का बोध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो सुख, दुख इन सब का बोध होता है तो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और वाक्य अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, ध्यान रखेंगे, और रचना के आधार पर 3 होते हैं। ठीक है, इन लोगों को ध्यान रखना, रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8 होते हैं। रचना के आधार पर 3 कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। 19वां प्रश्न देखते हो। 19वां कह रहा है रोहन से चला नहीं जाता, तो देखो यहाँ भाव है, चला नहीं जाता, तो यहाँ भाववाच्य हो गया। 20वां प्रश्न और इस सेट का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द जो लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखो निकट जो है, ठीक है, ये क्या है? अविकारी शब्द है। तो प्यारे बच्चों, सभी वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी को शेयर करें और लाइक करते रहें। ठीक है, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इतना कह रहा हूँ 18 फरवरी के पेपर में आपके लिए सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें।
कट बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ, बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चनों को एक जगह इकट्ठा करने में। अब हम सेट नंबर 3 को करने जा रहे हैं। सेट नंबर 3 2024 801 BC। अब इसके सभी प्रश्न महत्वपूर्ण देखते हैं, कौन से प्रश्न पूछे गए और कौन कौन से आ सकते हैं। और आप क्या देख रहे हो, बार बार याद दिलाना पड़ता है, गोल विद बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल, इसीलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो सभी को। चलिए प्रश्न आगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा क्या है। देखो अभी मैंने रचना पढ़ी थी हरवंश राय बच्चन की, तो क्या थी उनकी आत्मकथा। और कौन सी है, नीड का निर्माण फिर से, और बसेरे से दूर, ठीक है, और द्वार दशक से, ये भी ध्यान रखना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में 69, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। तो आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, क्या है दूसरा प्रश्न, लिखी कागद कोरे किसकी रचना है। ये भी रिपीट होता है, ध्यान रखना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाए। अगला प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है, तीसरा प्रश्न, हाँ तीसरा प्रश्न यहाँ है, कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी, ये आलोचना है रामचंद्र शुक्ल की। अगली बार प्रश्न पूछ सकता है आप ये बना कि त्रिवेणी क्या है, तो आलोचना है। और कौन कौन सी आलोचना है इनकी, रस मीमांसा, रस मीमांसा लिख लेना, रस मीमांसा, और सूरदास रसमीमांसा और त्रिवेणी आलोचना है रामचंद्र शुक्ल की। और इनका एक फेवरेट निबंध भी आता है, बहुत अच्छा निबंध है, जो है क्या नाम है, चिंतामणि इनका निबंध है आचार्य राम शुक्ल का, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा था। तो अभी कौन देखा था, परीक्षा गुरु, जिसके रचनाकार श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके निबंध बहुत इम्पोर्टेंट हैं, कुटज है, अशोक के फूल है, ठीक है, ये इनके निबंध है, ठीक है, लिख रहे ना, कुटज और अशोक के फूल। छठवां प्रश्न, रीतबद्ध काव्यधारी कवि हैं। तो मतीराम हैं, भूषण हैं, ये रीतबद्ध के हैं, बहुत आते हैं मतीराम और भूषण। प्रश्न नंबर 6, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न हो गया, हाँ हो गया छठवां। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां कह रहा है कि रीतकालीन कवियों ने काव्य भाषा के रूप में किसे प्रतिष्ठा दी है। तो रीतकाल के जो मतीराम है, भूषण है, इन्होंने ब्रज भाषा को मान्यता दी, तो यानी बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न आठवां कह रहा है कि छायावाद युगीन कवि कौन है। तो महादेवी वर्मा है, इनकी बहुत सारी रचना आती हैं, ध्यान रखना। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी रचना है यामा रचना है इनकी, बहुत इम्पोर्टेंट, जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा इनकी रचना है नीरजा निहारिका, ठीक है, सांध्य गीत लिख रहे ना, सांध्य गीत। तो कौन कौन सी, यामा जिस पे ज्ञानपीठ मिला इन्हें, नीरजा भी इनकी है, निहारिका भी है, सांध्य गीत भी है, ठीक है। और इनके अलावा जो है अतीत के चलचित्र देखना, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। और मेरा परिवार भी है, मेरा परिवार, इन सब ये रचना महत्वपूर्ण महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न नौवां, कनुप्रिया की रचनाकार कौन है। तो कनुप्रिया के रचनाकार है धर्मवीर भारती, और इनकी एक रचना और है ठेले पर हिमालय, ठीक है, आप लोग लिख लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 10वां कह रहा है कि नई कविता युग के कवि कौन है। नई कविता युग के हैं शमशेर बहादुर,
यानी ए ऑप्शन इसका सही है, शमशेर बहादुर सिंह। अगला 11वां प्रश्न चलते हैं। अब 11वां प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखो हास्य, दो ही रस हैं, हास्य रस का हो गया हास और कड़वा का क्या होगा शोक। 12वां प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, तो जहाँ उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, सोरठा छंद के द्वितीय चरण में कितनी मात्रा होती है। तो द्वितीय चरण में जो होती हैं सोरठा में 13 मात्रा होती हैं। तो पहले और तीसरे में कितनी होती हैं, 11 मात्राएं। ठीक है, ध्यान रखना। और सोरठा कैसा छंद है, अर्ध सम्मात्रक है और दोहा का उल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां कह रहा है उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग आगे लगते हैं तो उप हो गया, इसमें क्या होगा उप, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां त्रिभुवन में समास। तो अभी बताया था मैं, त्रि का मतलब 3, तो जिसमें संख्यावाची होता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16वां थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसीलिए। 16वां प्रश्न कह रहा है ओष्ठ शब्द का तद्भव क्या। ओष्ठ का मतलब होठ, सी ऑप्शन इसका सही है। 17वां उस्मद शब्द का सप्तमी क्या होगा। तो उस्मद का सप्तमी होगा त्वे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न आपके सामने है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर होते हैं 8 और रचना के आधार पर होते हैं 3। ठीक है, रचना के आधार पर पूछेगा तो कितने, 3, सरल, संयुक्त और मिश्रित। अगला प्रश्न 19वां, छात्र विद्यालय में खेलते हैं, कर्तवाच्य का कर्मवाच्य में बदलो। कर्मवाच्य में बदलने में द्वारा आता है, क्या आता है द्वारा। तो बी ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों द्वारा विद्यालय में खेला गया, बी ऑप्शन इसका सही। अगला लास्ट प्रश्न इस सेट का, वे अविकारी शब्द जिनमें पुरुष लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता उसे कहते हैं। तो उसे हम अव्यय बोलते हैं या अविकारी शब्द बोलते हैं, यानी बी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न, अगला चलते हैं सेट नंबर 4 पे आ गए हम। तो सेट नंबर 4 जो है आप देख पा रहे हो 2025 का 801 BD, इस सेट के अब 20 प्रश्न देखने जा रहे हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें और शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें। देखो आपके लिए मेहनत कराई जा रही है तो आप इतना तो कर सकते हो कम से कम। चलिए इसका पहला प्रश्न, इस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युगीन के लेखक हैं। तो शुक्ल युगीन के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 कह रहा है कि मोहन राकेश का नाटक है। तो इनका नाटक है आधे अधूरे, बहुत बार आता है लिख लेना, बहुत बार आता है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि साहित्य की विशेषताएं लेख की विधा है। तो ये क्या है, आलोचना है। क्वेश्चन नंबर अगला 4 कह रहा है महक के आंगन चहके द्वार के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकारक हैं। तो ये बात चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग सा लिख लेना, प्रसिद्ध कहानी के कहानीकारक, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, रीतबद्ध काव्यधारी कवि। तो 2 ही आ रहे हैं, केशव दास और मतीराम, दोनों ध्यान रखना, ये बार बार आते हैं मतीराम। और रीतबद्ध काव्यधारा में कौन सी भाषा ली गई, ये भी प्रश्न आता है, ब्रज भाषा ली गई, कौन सी, ब्रज। नेक्स्ट अगला 7वां, प्रयोगवाद युगीन कृति है। तो ये है रंग में भंग, जो कि राम प्रकाश शर्मा की है। ठीक है, 8वां प्रश्न सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तो इनकी है चिदम्बरा, और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पर, लिख लेना इसी रचना पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था। तो मैंने बताया था पहला जो है 7 सप्तक जो प्रकाशित हुआ था 1943 में, और दूसरा आता है
1951 में, और तीसरा 1961 में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार हैं पद्माकर, ठीक है, और एक और हैं जगन्नाथ, ठीक है, जगन्नाथपुरी भी इसके रचनाकार हैं। कोई ऑप्शन में आ जाए, दोनों सही है। अब देखते हैं आगे 11वां प्रश्न कह रहा है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव। तो हास्य का क्या होता है, हास्य होता है, करुणा का शोक होता है। 12वां प्रश्न चरण कमल बंधु हरे राई, तो बहुत फेवरेट है जी, यूपी बोर्ड एग्जाम का एग्जाम्पल है। तो ये अलंकार है कौन सा, रूपक अलंकार। कौन सा है, रूपक। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13वां कह रहा है सोरठा के दूसरे चरण में कितनी मात्रा होती है। तो सोरठा के दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, और पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, और सोरठा दुआ का उल्टा होता है, ठीक है। 24 मात्रा किसमें होती हैं, रोला में होती हैं, आपको याद है कि नहीं, भूल गई। और 16 चौपाई में होती हैं, किसमें होती हैं, चौपाई में। ये दोनों कैसे होती हैं, सममात्रिक हैं, और सोरठा दुआ कैसा है, अर्ध सममात्रिक है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला 14वां प्रश्न कह रहा अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है तो अब है, कौन सा आएगा इसमें, अब है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 15 प्रश्न चलते हैं प्यारे बच्चों। 15 प्रश्न कह रहा है कि माता पिता में समास है। तो देखो जिसमें दोनों उत्तर पद प्रधान हो, दोनों प्रधान हो, मतलब उत्तर पद नहीं, माफ कीजिए, उत्तर पद में तो तत्पुरुष में आएगा, दोनों पद प्रधान हो, दोनों की चले, ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह आता है, तो वो द्वंद्व समास कहलाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा एकदम, ठीक। अगला प्रश्न 16वां अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पीयूष, अमीय, ठीक है, ये क्या है, अमृत के पर्यायवाची हैं, अमीय, पीयूष, अमृत के, तो यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 17वां कह रहा है युष्मद का चतुर्थी का एक वचन होगा। तो इसका एक वचन होगा, आप याद कर लेना, तुभ्यम, एक वचन, ये चतुर्थी का एक वचन है, और जो इसका पंचमी का एक वचन त्वत कहलाएगा, और तब छठवीं कहलाएगा, और इसका सप्तमी का बहुवचन उष्मासु कहलाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला 18वां प्रश्न 18वां कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद हैं। तो भी बताया था कितने, 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर होते हैं 8, अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3। 19वां भाववाच्य की प्रधानता होती है, भाववाच्य में तो यहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है, ठीक है, क्रिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन या भाव की 20वां प्रश्न कह रहा है विकारी पद के भेद कितने हैं। तो विकारी पद के जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं विकारी के। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, और यहाँ पर क्रिया, इस तरह से 4 होते हैं, ठीक, ध्यान रखना है। चलिए अब आपका जो हो गया 14 सेट, और ये अब आपका 5वां सेट। तो हमने 80 प्रश्न कर लिए प्यारे बच्चों। कितने क्वेश्चन कर लिए, 80, और 80 में मैंने कम से कम 80 का एक्सप्लेन भी करा दिया है, ठीक है। तो 160 क्वेश्चन हो गए। आप आराम से वीडियो को देखें, और जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो लिखते जाएं, ठीक है। और इस तरह से आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि 18 फरवरी में आप पूरे 20 में से 20 MCQ टिक करके आओगे। 20 में से 20 आपके जो MCQ सही होंगे, ये पक्की बात है। इसके बाद MCQ के बाद मैं लॉन्ग वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है। चलिए 5वां सेट है जी, अंतिम सेट है जी, 2025 का 801 BE। चलिए इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, और आप कौन सा चैनल देख रहे हैं, गोल विद बोर्ड एग्जाम। आप भूल गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत तो मिल जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो मैंने कहा था कि द्विवेदी युग जिनके नाम पे पढ़ा था उन्होंने इस सरस्वती पत्रिका को चालू किया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, एकदम राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न दूसरा, निर्मला की विधा क्या है। तो निर्मला लिखने वाले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है, तो उपन्यास है जी, क्या है मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास। देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट आपने अगर एक्सप्लेन सुना है तो आपको प्रश्न अपने आप सही होते जा रहे होंगे। अगला प्रश्न, पंचपात्र के लेखक कौन है। तो ये लिख लेना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, सी। अगला चौथा कह रहा है कि हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। तो हिमालय की पुकार के लेखक आपको ध्यान रखना है जयप्रकाश भारती, हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती के साथ, ठीक।
इसके बाद अगला प्रश्न 5वां, सेवा सदन। सेवा सदन, गोदान, निर्मला, ठीक है, किन की रचनाएं प्रमुख जी उपन्यास हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। ठीक है, गबन, गोदान, सेवा सदन, मुंशी प्रेमचंद जी, जिनको सम्राट बोलते उपन्यास। 6वां प्रश्न, रीत काल के कवि। तो रीत काल के कवि मतीराम और भूषण दो ही आ रहे हैं, दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न 7वां, कह रहा है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो देखो पहला का प्रकाशन कब हुआ था बताओ? 1943 में पहला हुआ था, और दूसरा हुआ था 1951 में। ठीक है, और 1959 में कौन सा हुआ था? तीसरा। कौन सा हुआ था? तीसरा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निहार के रचनाकार कौन है? तो नीरजा निहार, यामा, अतीत के चलचित्र, बार अभी रिवीजन किया था, किनकी है? महादेवी वर्मा की। ये ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न 9वां, कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो पुष्प की अभिलाषा जो कविता ली गई है वो यामा से ली गई है, और यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की, और जिन्हें यामा पर क्या मिला था इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ, ये भी आपसे ध्यान रखना, पूछ सकता है। अगला प्रश्न 10वां, छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि छायावादी युग की क्या विशेषता है? तो डी ऑप्शन, प्रकृति का मानवीकरण, ये इसकी क्या विशेषता है। इसके बाद 11वां प्रश्न कह रहा है करुणा रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुणा का मतलब शोक, ठीक है, और हास्य का हास, सी ऑप्शन सही है। 13, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित किया जाता है, तो सीधा आरोपित किया जाएगा उपमेय का उपमान पर, तो वो उपमा अलंकार कहलाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा, ये ऑप्शन। अगला प्रश्न 13वां कह रहा है सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो सोरठा और दोहा दोनों अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, बार बार रिवीजन होता आ रहा है। और अगला प्रश्न 14वां, निर्गुण शब्द में उपसर्ग है? तो निर्गुण में निर है, नि और आधा र, निर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और 15वां कह रहा है नील कमल में कौन सा है? तो नील क्या हो गया? विशेषण हो गया, जिसमें विशेषण और विशेष से क्या है? कमल। तो विशेषण विशेष से की बात की जाए तो वो कर्मधारय समास से होगा। नील कमल, या महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, ठीक है, या नीलकंठ जिसमें कर्मधारय समास होता है। चलिए, तो इसका आंसर जो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है देव नदी का पर्यायवाची क्या होगा? देव नदी का है गंगा, भागीरथी, सुरसरी, इस गंगा के क्या है? पर्यायवाची है। यमुनाएं कौन से? कालिंदी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 17वां कह रहा है कि युष्माभि शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो युष्माभि शब्द की जो विभक्ति और वचन है वो तृतीय विभक्ति और बहुवचन, याद कर लेना, इसी ऑप्शन, ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद 18वां कह रहा है विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो भी बताया था 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे अगला प्रश्न 19वां प्रश्न कह रहा है आपके सामने अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बार बार आ रहा है प्रश्न, कितने होते हैं? 8, और रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3। ठीक है, और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, ये आपके 100 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि 5 सेट हैं, एक सेट में 20 हैं, तो 20 पंजे 100। 100वां प्रश्न कह रहा है कि आदर्श से गाया नहीं जाता है, तो जिसमें भाव प्रकट हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जाता है, उसे चला नहीं जाता है, तो क्या होगा? भाव। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण हमने 2025 के ऑल सेट्स जो थे हमने कर लिए हैं 5 सेट, और 5 सेट में 100 क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, और 100 का मैंने एक्सप्लेन भी कराया। तो प्यारे बच्चों, सभी साथियों को इस वीडियो को शेयर करना। अगर वीडियो में कोई परेशानी है तो कमेंट करके बताना, और ऐसी वीडियो हम अगले सब्जेक्ट की भी लाएंगे, सामाजिक विज्ञान की भी। ठीक है, और जिसकी भी वीडियो आप चाहते हो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि हमें इस तरह की वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो बना दी जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम। अब अपना ख्याल रखो, धन्यवाद।